शुभ संध्या। शाम 6 बजे की इस विज्ञान क्लास में द फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग इंडियन एजुकेशनल चैनल पर फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कमेंट सेक्शन की बहुत सारी प्रतीक्षारत प्रतिक्रियाओं के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं अपन अपने उत्तर का दूसरा चरण पार्ट 2 में, और इसको वापस यहां पर यथावत रखा था क्योंकि जरूरत मुझे पता थी कि ये रहेगी जरूर। एपिथेलियल टिश्यूज, उपकला उत्तक, ये उत्तकों का वो प्रभाग विभेद जिसका एक रिपीटेशन लेता हूं क्योंकि टास्क तो ये था कि इसका हिंदी वर्जन करके आप बताते, लेकिन फिर से इसको दोहरा देते हैं ताकि यहां से कोई भी सिचुएशन रहे नहीं अपने लिए। तो उपकला उत्तक, पढ़ क्या रहे हैं? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक के 4 विभेद। उपकला पहला लिया। उपकला में सरल और शल्की। सरल शब्द क्यों प्रयोग करते हैं वो समझना। संरचना बेहद बेहद आसान और मतलब सामान्य स्तर की, तो इसका भाग लेते हैं। शल्की, शल्क जैसा ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा अगर रहता है तो ये शल्की में आ जाएगा। स्त्रित इस शल्की हो जाएगी। और स्तंभाकार, फिर आपका पक्षमा भी, घनीय और ग्रंथिल। ग्रंथिल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि ग्रंथिल में अंतःस्रावी ग्रंथि को रिलेट करते हैं। और जो आपका अगला टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, उस नियंत्रण एवं समन्वय का एक भाग ही ये होगा जहां ये एक ब्रॉड लेवल पे आ रहा है, विस्तार से देखना है और सवाल देता हुआ भाग होता है। फिर आते हैं हम इसके दूसरी तरफ, मस्क्यूलर टिश्यूज में, जो हमारा आज का टॉपिक है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक में ये मिला आपको पहले। इन दोनों का बड़ा रोल है क्योंकि ये ऐच्छिक है और ये अनैच्छिक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक से मतलब क्या हुआ? ये ऐच्छिक क्रियाविधि को देगा और ये अनैच्छिक क्रियाविधि को देगा। ये कहलाता है सरल शब्दों में रेखित, और इसको कहा जाएगा अरेखित। अरेखित पेशी उत्तक। ये हृदय पेशिक उत्तक है। कार्डियक मसल्स। और उसके बाद आपके कनेक्टिव जो हम पढ़ चुके, कनेक्टिव में एरोलर, एरोलर। यही था आपके लिए कुछ संदेश, और उस संदेशों की बड़ी प्रतीक्षा रही थी। अंतराली, अंतराली ध्यान रखना, जंतु और पादप ये विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। दोनों में इंटर रिलेशन होगा, लेकिन वो रिलेशन ऐसा नहीं होगा कि एक की टर्मिनोलॉजी दूसरे में यूज हो। वायुत्तक शब्द कहीं जुड़ा हुआ है या कहीं पर भी आएगा, जब वो मृतक के रूप में होगा और वो हमेशा पादप उत्तक का भाग होगा, जंतु उत्तक का नहीं हो सकता। और ये हमेशा अंतराली उत्तक को रिप्रेजेंट करेगा। एडिपोज में हमने खूब पढ़ा था वश्य उत्तक, और भूरी वसा बताई थी बच्चों में, जो वो सर्दी पर भी अपने हाथ पैर फैलते रहते हैं। तंतुक रूप में आ जाएगा। ये अस्थि और उपास्थि और अस्थि, रक्त और लसिका। एक शॉर्ट रिवीजन था जो रह गया था, तो इसको लेते हुए निकले। पेशीय उत्तक,
ये है हमारा आज का टॉपिक। पेशीय ऊतक में रेखित, अरेखित और हृद को शामिल किया गया है, जो पेशीय संचलन के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। उसमें जो पेशीय ऊतक है वो कुछ पेशीय ऊतकों में इस तरीके से रेखांकन पाया जाएगा और कुछ में ये रेखांकन नहीं होकर ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा और इस अवस्था में रहेगी। और तीसरी विशिष्ट प्रकार की जो ब्रांच बनाती हुई चलेगी, यानी उसको जोड़ने का जो प्रारूप होता है, दो पेशियां हैं उसके बीच इस तरह से संयुग्मन होगा और वो आपकी हृदय पेशियां होगी। गमन और अंगों की गति के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का ऊतक होता है। तो इसका मतलब ये शब्द आपके काम का रहा। पेशी ऊतक गमन और गति या गमनांग अथवा गति के लिए, गमनांग है, गति के लिए उत्तरदायी होगा। लंबी और शंकरी होगी, इसलिए इनको पेशी तंतु कहा जाता है। इनका कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, आकुंचनशीलता, वो बहुत ज्यादा होगी और इसका प्रमुख लक्षण ही इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है या आकुंचनशीलता होती है। आकुंचनशील है इसीलिए संकुचन और वापस शिथिलन होगा और इस वजह से ही गति हो पाती है और गति का कारण भी यही कैरेक्टर होता है। ये मीजोडर्म से बनते हैं। मीजोडर्म से बनने में एक्सेप्शन आपका लगा हुआ है। आंखों की आइरिस और सीलियरी काय की पेशियां वो एक्टोडर्म से होती है, अन्यथा इनका ऊतक। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशीय ऊतक मीजोडर्म से बनती है। मीजोडर्म क्या हुआ, भ्रूणीय अवस्था में जो विकास हमने पढ़ा था उसमें 3 स्तर आए थे, जो एक्टोडर्म था, एंडोडर्म था और दोनों के बीच से जो उत्पत्ति हो रही थी वो मीजोडर्म था। तो मीजोडर्म से ही पेशीय ऊतक निर्मित हो रहा है। लेकिन अपवाद है कि जो आंखों की आइरिस है या सिलियरी काय जो है, सिलियरी बॉडी जो है, ये दोनों एक्टोडर्मल होती है। और हमेशा याद रखिएगा जो प्रश्न का हिस्सा होता है वो अपवाद को थोड़ा ज्यादा पसंद करता है, तो हम इसको बेहतर समझते चलें। पेशीय ऊतक के तीनों प्रकार हम अभी इसी को देखते हुए आए हैं। ये आपके रेखित पेशियों की संरचना है, अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशियां हैं और हृदय पेशियां जो कनेक्टिविटी होती है इनकी। रेखित पेशियों में शरीर का 40% भाग इनके द्वारा बनाया जाएगा। ये केंद्रीय और परिधीय तंत्र के नियंत्रण में जंतु की इच्छानुसार कार्य करती है और ये ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। केंद्रीय और परिधीय ये तंत्रिका तंत्र के भाग हुए। जब नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे तो तंत्रिकाओं द्वारा निर्मित तंत्रिका तंत्र पढ़ा जाएगा। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 भाग है ये। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और दूसरा ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय में ही जो पहले 3 भागों में पढ़ा जाता था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को सम्मिलित कर दिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब भी आप तंत्रिका तंत्र को विभेदित करेंगे तो 2 भाग में विभेदित करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय। परिधीय तंत्रिका तंत्र के एक भाग के रूप में ही हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, जिसे आरबीएससी की बुक्स में एक तीसरा प्रभाग माना जाता था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हम बड़े अच्छे से जानते हैं। एक है मस्तिष्क
और दूसरा है मेरी रज्जु। इससे समस्त समस्त जो तंत्रिकात्मक कार्य है वो संचालित होते हैं। तो ये जो प्रश्न की भाषा थी कि केंद्रीय, ये इस नोट की भाषा थी, केंद्रीय और परिधीय तंत्रों के नियंत्रण में जंतु की इच्छानुसार। तो केंद्रीय और परिधीय तंत्र आप समझ चुके हैं, उसके नियंत्रण में ये इच्छानुसार कार्य करती है, यानी वो हमारे वश में रहती है। ये हाथ मैं ऊपर भी कर सकता हूं और नीचे भी कर सकता हूं, ये मांसपेशियां मेरे वश में है। लेकिन मेरे शरीर के बहुत सारे तंत्र ऐसे हैं जो जिनकी क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, उस पर मेरा वश नहीं चलेगा। अगर एक अच्छा व्यंजन है और मेरी लार ग्रंथियां यहां पर एकदम से सक्रिय हो जाए तो मैं उसको नियंत्रित नहीं कर सकता कि नहीं यहां पे सब यहां सिक्रेट नहीं होना है, तो वो संभव नहीं होगा। अधिकांश रेखित पेशियां अपने दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी होती है, अतः इन्हें कंकाली पेशियां भी कहते हैं। अब एक नाम आता है बार बार रेखित पेशियों का, कंकाली पेशियों के रूप में। जैसे हम पढ़ के जाए, उदाहरण प्रश्न हमें पूछा जाए और बहुविकल्पी जब हमें उत्तर मिले तो उसमें रेखित शब्द गायब हो और कंकाली पेशियां हो, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है ही नहीं। अगर है तब तो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमें आ नहीं रहा है तो हम चौथी तरफ भाग जाते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन है नहीं और ये होता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रेखित पेशियों को ही कंकालीय पेशियां भी कहा जाएगा। और ये क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इनके दोनों सिरों पर ये हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है। हड्डियों से संयोजित होने के कारण इसे कंकाली पेशियां भी कहते हैं। तो जब भी आप रेखित पेशियां पढ़े, जैसे ये यहां हेडिंग लगा हुआ है, तो इसके साथ ही आप कंकाली पेशियां भी लिख दीजिए। ये आसान होता है कि देखते ही आपको पता चल जाए। यहां आप दूसरी लाइन में पढ़ेंगे और वहां जैसे ही आपने देखा, और ये एक फैक्ट है कि 10,000 शब्दों के बराबर काम करता है एक चित्रात्मक निरूपण। तो जैसे ही आपने रेखित पेशियों के साथ में कंकाली पेशियां लिखा, तो उस लिखने के साथ ही आपको ये हमेशा स्मरण रहेगा कि रेखित पेशियां कंकाली पेशियां एक ही हैं। और क्यों कहते हैं ये आपका ये नोट बता देगा। हाथ पैरों की गति और शरीर की गतियां एवं गमन इन्हीं पेशियों द्वारा होता है। इन्हें देहिक पेशियां भी कहते हैं। एक और नाम गिफ्ट में लीजिए इसको कि ये देहिक पेशियां कहलाती हैं। यानी रेखित पेशियों को ही कंकाली पेशियां कहा और कंकालिक पेशियां ही देहिक पेशियां भी कहलाती है, क्योंकि शरीर की गतियों और गमन इन्हीं पेशियों के द्वारा होता है। ये इन अंगों में द्रुतगामी परंतु अल्पकालिक गतियां उत्पन्न करती है। फिर इससे जुड़ा एक तथ्य और भी था बड़ा सा, ऑक्सीजन ऋण। कहीं कहीं आप ये पढ़ने को मिलेगा, थकावट और कपकपी हड्डियां बोलती हैं। सर्दी के दिनों में अपन नहीं चाहते तब भी दांत किटकिटाएंगे, अपन नहीं चाहते तब भी मूवमेंट होगा। वो जो कपकपी होती है, शिवरिंग होती है, वो शिवरिंग एक तरह से वो पेशियों द्वारा वो कार्यविधि है ताकि ऊष्मायन को प्राप्त की जा सके, ऊष्मा को प्राप्त कर उस सर्दी से बचा जा सके। ऑक्सीजन रिंग या ऑक्सीजन डेप्थ एक बड़ी चीज है। ये वो बताता है कि आप युवा जोश में पद यात्रा शुरू कर दी आपने कि बस हमें तो गोवर्धन जी की परिक्रमा देनी है या खाटू श्याम जी चल के चलना है। जोश जोश में कोई व्यक्ति आपके साथ लग गया और काफी हेल्दी है, वो थोड़ी देर तक तो चल पाएगा, उसके बाद उसकी सांसें उखड़नी शुरू होगी क्योंकि वो उतने चाल को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे समय में उसकी जो ऑक्सीजन आपूर्ति होती है वो मांसपेशियों के द्वारा दी जाती है, और ये मांसपेशियां उधार देती है कि इनको वापस लेने का बड़ा फंडा रहता है। आपको नीड होगा वो ऑक्सीजन तो आपको मिल जाएगी,
लेकिन जब आप विरामावस्था में जाएंगे तो उसे फिर पूर्ण करना होता है, और वो है चाहे आप गुनगुने पानी में उस पैरों को रख दीजिए, चाहे आप तेल से वर्जिश करवा लीजिए। इन दोनों ही रूपों में जब उसे पुनः आप बैलेंस करते हैं तो आपका शरीर सुरक्षित है। और यदि आपने नहीं किया तो आपके शरीर में ऐंठन आएगी, जिसको आप इंग्लिश में क्रैम्प बोलते हैं, और वो ऐंठन मांसपेशियों में इतनी भयंकर पीड़ा देती है कि आप हाथ यहां दबाएंगे लगेगा यहां दर्द हो रहा है, यहां जब दबा रहे होते हैं तो लगेगा दर्द यहां पर हो रहा है। हो क्या रहा है वो कोई नहीं जानता। ये ऑक्सीजन डेप्थ का कमाल होता है, क्योंकि मांसपेशियां अपने ऑक्सीजन तो दे रही होती है, लेकिन अपूर्ण क्रिया के परिणाम स्वरूप ये श्वसन का एक पार्ट है कि लैक्टिक एसिड जो उसमें बन जाता है, और वही लैक्टिक एसिड आपको दुविधा में डालता है। मांसपेशियों पर अतिरिक्त कार्य होगा तो थकावट तो होगी। अरेखित या अनैच्छिक पेशियां, ये वो है जो सिंपल फॉर्म में इस रूप में होगी, जिसपे कोई रेखांकन नहीं होगा, और ये मांसपेशियों के तंतु फॉर्म में है। अरेखित पेशी खोखले अंतरांगों की दीवार अतिरिक्त जननांगों और त्वचा की दर्मिश आदि में पाई जाती है। इस प्रकार ये आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, शोषण नाव, प्लीहा, नेत्र, त्वचा, गर्भाशय, योनि और रुधिर वाहिनी आदि में इनका पाया जाना होगा। इसलिए इनको आंतरांगीय पेशियां भी कहते हैं। अस्थियों से इनका कोई संबंध नहीं होता। ये बड़े काम की चीज है। वो सारी स्थितियां बता दी हैं जो अनैच्छिक रूप से आप देख सकते हैं। आहार नाल की बहुत सारी गतिविधियां अनैच्छिक हैं। हमने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद जैसे ही वो भोजन नली में आगे बढ़ी, भोजन नली में मुख गुहा से आगे चली बोलस रूप में, तो ये ग्रशिका होती है हमारी, और इस ग्रशिका में इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और यहां पर क्रमक ये बोलस आया, फिर क्रमाकुंचन गति हुई। गति का नाम क्या होता है? क्रमाकुंचन। ये क्रमाकुंचन गति से ये ओपन हुआ और ये बोलस फिर नीचे गया। इस तरह से यहां तक की गति होती है। इसके बाद वो आमाशय में प्रवेश करता है, वहां उसका पाचन शुरू हो जाएगा प्रॉपर। फिर वो जब बृहद आंत में पहुंचे, छोटी आंत होते हुए बृहद आंत में पहुंचेगी तो पुनरावशोषण होगा, और कोई आवश्यक अंग एक्सक्रीट ना हो जाए या उसका बाह्य उत्पाद वो एक तरह से उत्सर्जन ना हो जाए, इसके लिए उसका पुनरावशोषण भी होगा। तो ये सब अनैच्छिक है, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। हम शरीर के किसी अंग को प्रभावित नहीं कर सकते। यदि ये आशय भर गया है तो इसका निष्कासन के लिए हमें अनैच्छिक क्रिया के परिणाम स्वरूप ये करना होता है। पित्ताशय की क्रियाएं हैं। इस तरह से हर उस अंग में इन अनैच्छिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, और जहां जहां ये संपन्न होती हैं उनको आंतरांगीय पेशियां नाम दिया गया। और ये जो अनैच्छिक पेशियां हैं या अरेखित पेशियां हैं, इन अरेखित पेशियों का अस्थियों से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वो जो रेखित पेशियां थी वो दोनों सिरों से हड्डियों से जुड़ी हुई थी। तो हड्डियों से जुड़ने के कारण ही उनको कंकालीय पेशियां कहा गया था। किनको? रेखित पेशियों को। और ये किनके पेशियों उत्तक के भाग है। रेखित पेशियों उत्तक में रेखित पेशियां, और रेखित पेशियों को कंकाली, अरेखित पेशियों का अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। त्वचा में बाल से संबंधित एरेक्टर पिलाई पेशियां हैं, या शिशन का स्पंजी जाल भी एक तरह से अरेखित पेशी उत्तक होती है, और इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। अंतरांगों का संकुचन, नालवंत गुहा का फैलना, सिकुड़ना, आहार नाल की तरंग गति, ये सब इस पर निर्भर करेगी। तो ये संकुचन निर्भरता के कारण और अनैच्छिक या अरेखित पेशियों का हिस्सा होती है। जब प्रश्न के रूप में आप इसे प्रिपेयर करें तो इन सब भागों में ये
आपके लिए विशिष्ट है कि एक तो ये कहां कहां पाई जाती है, तो अपने ही शरीर के इन जब इन नामों को पढ़े तो अपने शरीर से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। तेज रोशनी पड़ती है, हमें आंख झपकनी पड़ती है, अब हम चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते, तो ये कौन सी क्रिया हुई? क्या हमारा उस पर नियंत्रण है? बिल्कुल नहीं, अनैच्छिक क्रिया में चला गया। इस तरीके से एग्जाम्पल को आत्मसात करते हुए जैसे जैसे समझ जाएंगे, किताब के अंदर चित्र बना होता है, दायां आलिंद बायां आलिंद, अब दायां इधर या इधर, अब सिंपली मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा राइट ये है। अब मुझे एक फंडा क्लियर है कि कॉपी में जो भी डायग्राम बनेगा उसका ये वाला पार्ट, यानी अपने आप को खड़ा देख लें और ये वाला पार्ट वो राइट होगा, तो ये कभी गलत नहीं। ये ऐसी स्थितियां हैं जिसको एक बार समझने के बाद कभी गलत नहीं हो सकती। हृदय पेशियां, ये आपका महत्वपूर्ण भाग आ गया शरीर का। हृदय एक ऐसी रेगुलर कहें, पंक्चुअल कहें और सदा गतिशील कहें पेशियां जो कभी अवकाश नहीं लेती, इसके खाते में कोई छुट्टी नहीं होती और ये बिल्कुल शातिर भी नहीं होती। एकमात्र पेशी, हालांकि सारी पेशियां बहुत अच्छी है, लेकिन हृदय पेशियां कभी हमारे साथ शातिरी नहीं करती, ये बिल्कुल हमारे साथ प्रेमवत जुड़ी हुई होती हैं। हृदय की दीवार का अधिकांश भाग इसका बना होगा जिससे मायोकार्डियम कहते हैं। इन पेशियों के कुछ लक्षण रेखित और कुछ अरेखित पेशियों के होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की है। यदि हृदय पेशियों का उदाहरण आ जाए तो ये किस प्रकार की पेशी है? रेखित भी है और अरेखित भी है। जैसे आगे चलकर एक अग्नाशय ग्रंथि आएगी, वो बहिस्रावी भी है और अंतस्रावी भी है। इनके छोटे लेकिन मोटे और बेलनाकार पेशी तंतु रेखित होते हैं और इनमें केवल एक या कभी कभी दो केंद्रक होंगे। ये तंतु कुछ शाखान्वित होकर परस्पर जुड़े रहते हैं, लेकिन इन्हीं पेशियों में पेशी तंतु शिरों पर उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, उनके द्वारा गुथे रहेंगे। इन्हीं स्थान को आंतरिक पट्टियां जहां ये आपस में ग्रंथित या संयोजित होंगे वो आंतरिक पट्टियां कहलाई जाएंगी। इनका संकुचन तंत्रीजनक नहीं होता, यानी न्यूरोजेनिक नहीं होगा। ये थोड़ा सा कटाव ही है। ये आखिरी वाला ये समझिएगा, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक दो शब्द हैं। अब इनका संयोजक तंत्रीजनक नहीं होता। तंत्रीजनक नहीं होने के कारण, यानी तंत्रिकाओं का रोल वहां नहीं है, तंत्रीजनक होता तो उसको न्यूरोजेनिक कहते हैं। तो ये न्यूरोजेनिक नहीं होगा। कौन नहीं होगा? हृदय पेशियों का संकुचन किस प्रकार का होगा? ये मायोजेनिक होगा। और मायोजेनिक को आप जोड़ सकते हैं यहां से, क्योंकि इसका जो बाह्य भाग है या हृदय पेशियों का अधिकांश हिस्सा बना हुआ है वो मायोकार्डियम कहलाता है। तो मायोकार्डियम का जो संकुचन है वो किस तरह से हो गया? मायोजेनिक। ये याद रखिएगा, पहली लाइन ही आपको इस बड़ा और ये मायोजेनिक शब्द से रिलेटेड जो सवाल है वो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा रहा है। कशेर रूपों के हृदय की दीवार का अधिकांश भाग हृदय पेशियों का बना होता है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। तो मायोकार्डियम में संकुचन कैसा होगा? इसी के आगे अगर मैं जब भी शॉर्ट नोट मेक करूं, यहां पर लिखता हूं संकुचन और इसके आगे लिख देता हूं मायोजेनिक। तो ये वापस एक स्मार्टनेस हो गई कि जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे पहली ही लाइन में एक बड़ा सवाल हमारा क्लियर हो जाएगा। तंत्रिकीय उत्तक,
उत्तकों की दुनिया में ये चौथा प्रकार है। उत्तक प्रकार जब वो जंतु उत्तक के प्रकार पर है, और बड़ा रोल है इसका। बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि तंत्रिकीय उत्तकों द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र हमारे संपूर्ण शरीर में तंत्रिकीय अवयवों को संचालित करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसी तंत्रिका तंत्र का भाग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये उत्तक हमारे लिए। उत्तेजनशीलता और संवाहकता, संवहन तो होता ही होता है। अधिकांश मेटाजोआ में विशिष्ट कोशिकाएं होती है, जैसे न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन ये कह दीजिए या तंत्रिका कोशिकाएं कह दीजिए। ये भ्रूण की एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में भी न्यूरल प्लेट से बनती है, और तंत्रिकीय उत्तक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। तंत्रिकीय उत्तक जो है ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाती है तंत्रिका तंत्र की। मुख्यतः मस्तिष्क के धूसर द्रव में होते हैं ये। मस्तिष्क जब पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार के विशिष्ट द्रव पदार्थ मौजूद होंगे। उसमें से एक होगा धूसर द्रव्य, उसमें इसकी उपस्थिति होगी। केंद्रीय तंत्र के बाहर थोड़े से कोशिका पिंड समूह में होंगे, जिसे गुच्छक या गैंग्लिया कहते हैं। इसको समझना, ये गैंग्लिया एक बड़ा काम करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर एक कोशा पिंड में छोटे छोटे समूह होते हैं जो गैंग्लिया होते हैं। तिलचट्टा, तिलचट्टा यदि कहें तो थोड़ा समझने में दुविधा, लेकिन एक ऐसा जंतु है इसका नाम लो तो हो सकता है बहुत ज्यादा त्वरित प्रतिक्रिया आ जाए। घरों में जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच की एक विशेषता है, उसका गला यदि आपने काट दिया फिर भी वो 7 दिन तक मरेगा नहीं, और तत्काल अगर आपने उसके गले को थोड़ा सा मरोड़ दिया तो आपके सामने ही वो रन करता हुआ भागेगा। आपको लगेगा कॉकरोच का भूत भाग रहा है। उसका कारण यही गैंग्लिया होते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क से थोड़े से नीचे से स्टार्ट होते हैं। जब कॉकरोच की इस तरह की बनावट होगी और शुरू यहां से होना चाहिए तंत्रिका, जबकि ये स्टार्ट यहां से लेते हैं, इसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाता है वहां पर। मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क में फ्लास्क की आकृति के कोशापिंड होते हैं और इन्हें पुरकेंजी की कोशिकाएं कहते हैं। इसे विशिष्ट रूप से पहचानिएगा। ये पुरकेंजी के जो कोशिकाएं हैं, ये ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनका आपसे सामना कम हुआ होगा। पहले ये अनुमस्तिष्क आया है, तो मस्तिष्क अगर इस तरीके से मस्तिष्क की कल्पना की जाए तो ये अग्र मस्तिष्क होता है। थोड़ा कम बना दिया मैंने इसको, अग्र मस्तिष्क का भाग बहुत ज्यादा होगा, 3/4 अग्र मस्तिष्क को लेके चला जाता है। और ये आपका पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क होगा। इसके अंदर सेरेब्रम होगा और ये सेरेबेलम यहां आएगा, और यहां पे लिखा है सेरेबेलम, जो इसके पश्च भाग का हिस्सा है अनुमस्तिष्क। उसमें ये कोशापिंड होते हैं जिन्हें पुरकेंजी की कोशिकाएं कहते हैं, और पुरकेंजी की कोशिकाएं आएगी आपके सामने नियंत्रण और समन्वय में। अभी तो सवाल के लिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये आपके तंत्रिका उत्तक की बनावट, एक एक तंत्रिका या आप कहें तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, सामान्य रूप से हम इसको न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और ये वापस वही जिस तरह से कोशिका में पढ़ते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। किसका? तंत्रिका तंत्र का। कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन को नाम और का तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। अब ये तंत्रिका तंत्र, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र जो है इस छोटी छोटी तंत्रिकाओं से जुड़कर बनती है। अब ये तंत्रिकाओं से जो जुड़कर बनी है,
तो इसका पार्ट क्या है? जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो इस न्यूरॉन, पहला सवाल तो वो आ गया है, जो ये लिखा हुआ है वही आपका पहला प्रश्न है कि क्रिया तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब न्यूरॉन की संरचना में ये डेंड्राइट्स हैं, जो द्रुमाक्षय या द्रुमाशय भी कहीं लिखा हुआ होगा, द्रुमाक्षय, और इसको द्रुमाशय बता देता हूं ताकि अलग अलग पढ़ने में विचलन ना हो। ये भी कहीं कहीं लिख देते हैं इसको ब्रंच के रूप में। और कोशिका काय, इसके बाद ये द्रुमाक्षय जो होंगे, याद रखना का इस तरीके से इसकी संरचना होती है, एकदम से ये जाएगी आगे और यहां पर बड़ा हेयरलाइन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल तंतु, बिल्कुल महीन बाल के समान, और ये करेगी क्या? संवेदनाओं को ग्रहण करेगी वातावरण से, जो सिग्नल्स हैं उनको लेगी, और लेने के बाद ये सेल बॉडी की तरफ आता है। ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस, और केंद्रक हर जगह एक ही काम करता है, जो पूरा भाग है, पूरी कोशिका है, उसे नियंत्रित करता है। तो स्वाभाविक है ये जो केंद्रक है किसको नियंत्रित करेगा? इस न्यूरॉन की पूरी कोशिका को। इसके आसपास जो ये क्षेत्र है वो सारा सेल बॉडी है, और सेल बॉडी कोशिका रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उसको संपादित करेंगे। फिर इस एक्सॉन यहां से निकलेगा। ये जो परिस्थितियां, ये यहां से एक पूरी चेंज आ रही है इस तरीके से, ये एक्सॉन कहलाती है। और एक्सॉन के बीच में ये स्ट्रक्चर आएंगे आपके, और इन स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से समझिएगा, ये एक्सॉन जा रही है, इसके ऊपर ये संरचनाएं बन गई हैं। इन संरचनाओं को माइलिन शीथ या माइलिन आच्छद कहा जाता है। माइलिन शीथ या माइलिन आच्छद कहा जाता है। ये कहां होंगे? एक्सॉन को घेर कर रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन क्या माइलिन शीथ हर एक में होगा? ये जरूरी नहीं है। माइलिन शीथ होगी भी और माइलिन शीथ विहीन भी हो सकती है, दोनों प्रकार की संरचनाएं रहेगी। आवृत है तो माइलिन शीथ है, और ये आपका अंतिम पोर्शन हो गया एक्सॉन का, टर्मिनल है, या एक्सॉन का आप कह सकते हैं पश्च सिरा है या अंतिम सिरा है। संवेदना, इसके बीच एक स्ट्रक्चर और जान लीजिए। अब ये जो बीच में खाली जगह रही, जो यहां रिप्रेजेंट कर रही है आपको, इसको नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर का नोड कहा जाता है। ये रेनवियर का नोड कहा जाएगा, रेनवियर नोड। और इनके बीच जो ये कोशिकाएं हैं, वो ये जो बनाया है ये श्वान कोशिकाएं हैं, माइलिन शीथ के अंदर है। इसने माइलिन शीथ को बीचों बीच रिप्रेजेंट किया, और ये होता यही है। जब कार्ड के रूप में पढ़ते हैं तब इस तरह से चित्र देखते हैं, और ये अरेंज इस तरह से होगा। तो वापस आऊं मैं आपकी तरफ कि प्रश्न आपके लिए कहां कहां से है। एक तो इसकी संरचना समझना, मुख्य संरचनाओं में पहला इसका द्रुमाक्षय या द्रुमाशय, दूसरे सेल बॉडी जो आपका कोशिका काय कहते हैं, तीसरा केंद्रक, चौथा एक्सॉन, ये इसके मुख्य भाग है, और पांचवा ये शामिल हो जाता है आपका एक्सॉन का पश्च सिरा। फिर इसके सहायक में स्टार्ट हो जाएंगे कि रेनवियर का नोड आएगा, माइलिन शीथ आएगा, और श्वान कोशिकाएं आएंगी। डेंड्राइट्स का काम आएगा। डेंड्राइट्स क्या करती है? जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है। और कोशिका काय के अंदर एक और संरचना है, उसे निश्चल काय कहा जाता है।
निश्चल कण या निश्चल ग्रेन्युल्स, निश्चल ग्रेन्युल्स, निश्चल ग्रेन्युल्स कहा जाता है। और इनका सामान्य काम भूमिका अगर माना जाए तो जो संवेदना आई है उस संवेदना को थोड़ा वृहद रूप देना है। और इनकी विशेषता यह है कि ये केवल कोशिका काय में उपस्थित होगी, ये एक्सोन में शामिल नहीं है। एक्सोन का जो हिस्सा जा रहा है यहां पे, उसमें निश्चल ग्रेन्युल्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये भी है आपका। अब इसकी क्रियाविधि क्या है? ये संरचना है किसकी? न्यूरॉन की। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन कोशिका दूसरी न्यूरॉन कोशिका से जुड़ती है, इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बनता है। अब उस सिस्टम बनने में क्रियाविधि क्या रही? संवेदना ग्रहण करी, इसको ली, एक्सोन के जरिए यह संवेदना गई, और यहां जब अंत में आती है तो अंत में इस तरीके का होगा। ये दूसरी कोशिका को अप्रोच करेगी, यहां पर कुछ आशय बन जाएंगे जहां पे न्यूरोस्टर होते हैं, और ये ट्रांसमिट होगी, बीच बीच में इस जगह होगा, और एक पूरी प्रक्रिया होगी, आवेग के रूप में इनका गमन होगा, और ये आवेग संचरण के जरिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इसका स्थानांतरण हो जाएगा। स्थानांतरण होने के बाद जो संवेदनाएं दूसरी तंत्रिका में चलने लग जाती है। इस तरीके से कोई भी प्रक्रिया संपादित होती है तो वो इन न्यूरोरिसेप्टर्स से और इन सब से जुड़कर दूसरों को ट्रांसमिट हो जाती है, और ट्रांसमिट होने के बाद ये फिर आगे से आगे बढ़ जाती है। यहां पर इससे हटकर समझे तो अगर इस हाथ को अभी अग्नि के हवाले कर दें या फिर इस पे एक पिन चुबो दी जाए, तो पिन यहां चुभ रही है, यहां की कोशिकाओं ने उस संवेदना को ग्रहण की, और यह संवेदनाएं सीधे मस्तिष्क को जाएगी, वहां से इसके लिए एक संदेश आएगा, और इस संदेश को शॉर्टली मेरु रज्जु भी संभाल लेता है कि सूचना तो पहुंच गई मस्तिष्क को कि भैया ये हुआ है, और तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाती है। वहीं से वापस एक रिवर्स मैसेज आता है और तुरंत मस्तिष्क को हटाने की चेष्टा होती है। मतलब ये मस्तिष्क द्वारा आदेशित होता है या मेरुरज्जु द्वारा उस समय नियंत्रित होता है कि इस हाथ को हटाना है, उस क्षेत्र से बाहर ले जाना है। ये सब प्रक्रिया इनके माध्यम से होगी और इन्हीं के कारण से होती है। अब सोचना यह है कि जब हमने शुरू पढ़ा था तो कि जब आवेग संचरण कहते हैं ना कि हमारे अंदर विद्युत इकाइयां क्या करती है, अगर आवेग संचरण के रूप में हम पढ़े ना, तो पहले तो बताया था कि विसरण के द्वारा संदेश जाता है। तो विसरण के द्वारा संदेश जा रहा होता है तो वो पिन हटाने के लिए हमें पता नहीं कितने दिनों बाद आदेश होता, तब तक हमारे हाथ का क्या हुआ है हमें नहीं पता। हमारे शरीर के अंदर विद्युत इकाइयां मौजूद है और उस विद्युत संचरण की वजह से ही ये सारे कार्य संपादित होते हैं, और इसीलिए शरीर के लिए पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की अत्यंत आवश्यकता होती है और हमें उसे मेंटेन रखना चाहिए। ये आपके तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा न्यूरॉन आपने पढ़ा है। अब इस हिस्से में दो महत्वपूर्ण आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनके माध्यम से ये समझा जाए कि हमने कितना ग्रहण कर लिया। पुरकेंद्रीय की कोशिकाएं मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती हैं? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और सभी भागों में। प्रयास कीजिए कि उत्तर आपके तरफ से निकले। और याद दिला दूं कि मस्तिष्क के 3 भाग बनाए थे, वहां पर लिखा हुआ आपका है जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें अनुमस्तिष्क लिखा हुआ है, अनुमस्तिष्क में सेरेबेलम लिखा हुआ है, और सेरेबेलम मैंने आपको बताया था
ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, तो इसका उत्तर जो है ये 3 टिक से बता दिया कि पश्च मस्तिष्क होगा। फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। शाखित पेशी है, शाखित पेशी, पेशियों का जब भी नाम लेंगे ना और शाखा कहीं पे आएगी, ब्रांच, तो शाखा एक जगह ही आती है, वो है हृदय पेशियों में। आप देख सकते हैं इसमें एक जगह ही आपको दिखाई दे रहा है, ये हृदय पेशियां हैं। तो इस तरह से हमारी ये क्लास संपन्न होती है और इसके साथ ही उत्तक क्षेत्र से हम बाहर निकल गए। अब नियंत्रण और समन्वय के साथ जीव विज्ञान का हिस्सा भी पूर्ण हो जाएगा। इस बीच में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक जिजिड स्पेशल आपका क्वेश्चन आर होगा और पूरा प्रयास किया गया है कि जो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी उससे लाभ प्राप्त करे। तो आप निश्चित रूप से अगली क्लास में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि उस प्रश्न उत्तरों के प्रश्नोत्तरी के साथ में खुद को भी जज करें कि हम कहां तक इस चीज को समझ पाए हैं और उत्तरोत्तर हम इसके लिए बेहतर प्रयास कर सकें। बेस्ट विशेष आपके चयन की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।